बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आई एम योर इंस्ट्रक्टर मोहम्मद रिजवान इस्लाम। ऑनलाइन लेक्चर सीरीज़ में एक दफ़ा फिर हाजिर हूँ जी। लास्ट टाइम हमने देखा था रिलेशनल अलजबरा को डिटेल से हम लोगों ने देखा था। आज का जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं इंतहाई इम्पोर्टेंट, और इस चैप्टर का कहें तो सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट वेरी इम्पोर्टेंट जो टॉपिक है, जिसमें से क्वेश्चन अक्सर पेपर में आया करता है। अगर पास्ट पेपर की बात करें तो इस चैप्टर के अंदर नॉर्मलाइजेशन का जो टॉपिक है वह सबसे इम्पोर्टेंट है। इसको ज़रा ध्यान से समझ लीजिएगा। नॉर्मलाइजेशन क्या होती है, किसी भी टेबल की या डाटाबेस की जो नॉर्मलाइजेशन है वो क्या होती है। आपने अपने डाटाबेस के स्ट्रक्चर को सिंपल और रिलायबल करना है। अपने डाटाबेस के स्ट्रक्चर को सिंपल और रिलायबल करना है, यानी कि उसकी इंटेग्रिटी को मेंटेन रखना है और उसकी रिडंडेंसी को कंट्रोल करना है। क्या करना है जी? इंटेग्रिटी को मेंटेन रखना है और इसकी रिडंडेंसी को जो है वो ख़त्म करना है, यानी कि बेसिकली उसकी जो प्रॉब्लम है उसको ख़त्म करना है। और एक आपके पास सामने जो रिलेशन या डाटाबेस का जो स्ट्रक्चर होगा वो बिल्कुल सिंपल फॉर्म में होना चाहिए। जब आप लोग अपने टेबल में से या अपने रिलेशन में से उसकी इंटेग्रिटी को बरकरार रखते हैं, रिडंडेंसी को ख़त्म करते हैं, डिफरेंट जो प्रॉब्लम्स हैं उसको दूर करते हैं, तो जिस प्रोसेस के थ्रू आप ये सारा काम करते हैं उसको हम लोग कहते हैं नॉर्मलाइजेशन। जब आप अपने टेबल में से सारी प्रॉब्लम्स, रिडंडेंसी ख़त्म कर देते हैं और इंटेग्रिटी को इंश्योर करते हैं, तो हम कहते हैं जी आपका टेबल या आपका डेटाबेस अब नॉर्मल फॉर्म में है। क्या है? नॉर्मल फॉर्म में है। तो जिस प्रोसेस के थ्रू आप अपने टेबल को नॉर्मल करते हैं उसे हम लोग कहते हैं नॉर्मलाइजेशन। नॉर्मलाइजेशन की डिफरेंट स्टेजेस होती हैं, जैसे फर्स्ट नॉर्मलाइजेशन फॉर्म, सेकंड नॉर्मलाइजेशन फॉर्म एंड थर्ड नॉर्मलाइजेशन फॉर्म। ये तमाम नॉर्मलाइजेशन की जो स्टेजेस हैं ये डिफरेंट स्टेप्स को फॉलो करने के बाद आप लोग जो है इनको अटेन करते हैं। कुछ स्टेप्स हैं उसको फॉलो करेंगे तो आप फर्स्ट नॉर्मलाइजेशन फॉर्म में पहुंच जाएंगे। नेक्स्ट कुछ स्टेप्स हैं उसको फॉलो करेंगे, सेकंड नॉर्मलाइजेशन फॉर्म में पहुंच जाएंगे। उससे नेक्स्ट जो चंद स्टेप फॉलो करने के बाद आप थर्ड नॉर्मलाइजेशन फॉर्म पे पहुंच जाएंगे। इसके आगे फर्दर ऐसे सो ऑन चलता जाता है, लेकिन इस टॉपिक के अंदर हम लोग जो हमारा स्कोप है नॉर्मलाइजेशन का वो जस्ट थर्ड नॉर्मलाइजेशन फॉर्म के इक्वल होगा, इससे आगे हम नहीं जाएंगे। तो आपने क्या करना है, अपने टेबल में से तमाम जो है रिडंडेंसी उसको ख़त्म करना है। आपने अपने डाटा की इंटेग्रिटी को मेंटेन रखना है, डाटा में सारी जो प्रॉब्लम्स हैं वो दूर करनी है, ताकि आपके पास एक एक्यूरेट और रिलायबल डाटा मौजूद हो। इस चीज़ को हम लोग कहते हैं टेबल को या डाटा को नॉर्मलाइज करना। और जिन प्रोसेस को फॉलो करके हम लोग ये अमल करते हैं उसको हम लोग कहते हैं नॉर्मलाइजेशन। उम्मीद करता हूँ आपको नॉर्मलाइजेशन की क्लियरली समझ आ गई होगी। अब नेक्स्ट कुछ देख लेते हैं जी, नॉर्मलाइजेशन का हमारा पर्पस क्या है, मकसद क्या है डाटा को नॉर्मलाइज करने का। नॉर्मलाइजेशन का यहाँ पे मकसद सबसे पहला क्या है कि इट मेक्स डाटाबेस डिज़ाइन एफिशिएंट। डाटाबेस का डिज़ाइन हमारे पास क्या हो जाता है, एफिशिएंट हो जाता है। इसके बाद क्या होता है, इट मेक्स डाटाबेस डिज़ाइन एफिशिएंट, इट रिड्यूस द अमाउंट ऑफ डाटा इफ़ पॉसिबल। सबसे पहले हमारा डाटा तो एफिशिएंट हो जाता है, फिर हमारे पास क्या होता है, इसकी जो अमाउंट होती है वो हमारे पास रिड्यूस हो जाती है, यानी कम से कम डाटा हमारे पास रहता है। इट मेक्स डाटाबेस डिज़ाइन फ्री ऑफ अपडेट, इंसर्शन एंड डिलीशन एनॉमलीज़। इसके अंदर जो डिफरेंट प्रॉब्लम्स होती हैं डिलीट करने की, इंसर्ट करने की, इसको ये रिमूव करता है। ये मकसद होता है हमारा नॉर्मलाइजेशन करने का। इसके अलावा अकॉर्डिंग टू रूल्स एंड रिलेशनल डाटाबेस, हम डाटा को डिज़ाइन करते हैं अकॉर्डिंग टू रूल्स। इसके बाद जो रिलेशनशिप होता है एंटिटीज़ के दरमियान वो हमारा ज़्यादा क्लियर हो जाता है। इसके बाद हमारा आता है, इट मेक्स अ बिगेन डिज़ाइन दैट अलाउज सिंपल रिट्रीवल ऑफ डाटा। डाटा को रिट्रीव करना हमारा सिंपल हो जाता है। इट सिंप्लीफाइज डाटा मेंटेनेंस एंड रिड्यूस द नीड टू रीस्ट्रक्चर डाटा। डाटा को हमें रीस्ट्रक्चर करने की ज़रूरत पेश आती है, उसको कम से कम करता है।
यानी कि नॉर्मलाइजेशन के मकासद में हमारे पास आता है कि डाटा एफिशिएंट हो जाता है, डाटा की अमाउंट कम हो जाती है, अपडेट डिलीशन की जो प्रॉब्लम्स हैं वो दूर हो जाती हैं, डिज़ाइन रूल के मुताबिक हमारा जो है वो बनता है। इसके अलावा एंटिटीज़ के दरमियान जो रिलेशनशिप बनते हैं, डाटा को रिट्रीव करना बिल्कुल सिंपल हो जाता है, इसको मेंटेन करना और रीस्ट्रक्चर करने की ज़रूरत हमें नहीं पड़ती। तो ये नॉर्मलाइजेशन के हमारे मकासद हैं, इन मकासद को हमारी नॉर्मलाइजेशन पूरा करती है। नेक्स्ट हम बात करें करेक्टरिस्टिक्स ऑफ नॉर्मलाइजेशन ऑफ डाटाबेस। अब डाटाबेस जब नॉर्मलाइजेशन होती है तो इसकी क्या क्या खसूसियात होती हैं। इससे सबसे पहले ईच रिलेशन मस्ट हैव अ की फील्ड। नॉर्मलाइजेशन तभी होगी, हम कह सकते हैं कि हमारा टेबल नॉर्मलाइज है या नॉर्मलाइजेशन हमारी हो गई है जब हमारे किसी रिलेशन के अंदर कोई की फील्ड होगी, यानी कि कोई ना कोई स्पेशल फील्ड होगी। ऑल फील्ड मस्ट कंटेन एटॉमिक डाटा। हर एक के अंदर एटॉमिक डाटा होना चाहिए, एक ही वैल्यू एट्रीब्यूट के अंदर होनी चाहिए। देयर मस्ट बी नो रिपीटिंग फील्ड, कोई भी फील्ड रिपीट नहीं होनी चाहिए। ईच टेबल मस्ट कंटेन इन्फॉर्मेशन अबाउट अ सिंगल एंटिटी। हर एक टेबल किसी एक एंटिटी से रिलेटेड होना चाहिए। ईच फील्ड इन अ रिलेशन मस्ट डिपेंड ऑन की फील्ड। तमाम जो रिलेशन है आपका वो किसी की फील्ड पे डिपेंड करना चाहिए। ऑल नॉन की फील्ड्स मस्ट बी म्यूचुअली इंडिपेंडेंट। जितनी भी आपकी नॉन की वो एट्रीब्यूट जो आपकी कीज़ में नहीं आते वो आपके इंटरडिपेंडेंट नहीं होने चाहिए, वो बिल्कुल डिपेंडेंट होने चाहिए। मस्ट बी म्यूचुअली इंडिपेंडेंट, वो आपस में डिपेंडेंट नहीं होने चाहिए। तो क्या क्या खसूसियत होती हैं जनरलाइजेशन की। आपके पास कोई की फील्ड होनी चाहिए, किसी भी फील्ड के अंदर आपका डाटा जो वो अटॉमिक होना चाहिए, कोई भी फील्ड रिपीट नहीं होनी चाहिए, हर एक टेबल के अंदर एक ही एंटिटी से मुतल्लिक डिटेल होनी चाहिए, आपका टेबल जो है वो किसी की के ऊपर डिपेंड होना चाहिए, और जो कीज़ के अलावा जो एट्रीब्यूट्स हैं वो आपस में डिपेंडेंट नहीं होने चाहिए। तो ये आपकी जो है करैक्टरिस्टिक्स होती हैं नॉर्मलाइजेशन की, डाटा को नॉर्मलाइज करने की। ये सिंपल एक डेफिनेशन इसमें से आपने नॉर्मलाइजेशन की करनी है और कुछ पर्पस और कुछ करैक्टरिस्टिक्स रीड कर लेनी है। ये डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है। इसके बाद पेज नंबर 125 पे मूव करेंगे। 125 में डायग्राम के थ्रू थोड़ा सा एक्सप्लेन कर रहा है कि नॉर्मलाइजेशन हम किस तरह से अटेन करते हैं, वो देख लेते हैं ज़रा। सबसे पहले हमारे पास ये देखें यूज़र है, ये हमारे पास यूज़र है। यूज़र के बाद हमारे पास डाटा डिक्शनरी है, डाटा मॉडल हैं और यूज़र की रिक्वायरमेंट्स हैं। यूज़र की रिक्वायरमेंट्स को हम लोग एक टेबल की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। जब हम टेबल की फॉर्म में यूज़र की रिक्वायरमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं तो ये जो टेबल होता है या ये जो हमारा डाटा होता है ये आपका अननॉर्मलाइज्ड होता है। आपका डाटा ये वाला अननॉर्मलाइज्ड होता है, UNF अननॉर्मलाइज्ड फॉर्म। इसको जब हम कोई इसमें स्टेप्स परफॉर्म करते हैं, जैसे रिमूव रिपीटिंग ग्रुप्स, जब रिमूव रिपीटिंग ग्रुप्स करते हैं तो हमारे पास फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म आ जाती है। फिर चंद स्टेप्स जैसे रिमूव पार्शियल डिपेंडेंसी, ये करने के बाद हमारे पास सेकंड नॉर्मल फॉर्म आ जाती है। रिमूव ट्रांजिटिव डिपेंडेंसीज, इससे हमारी थर्ड नॉर्मल फॉर्म आ जाती है, और इस तरह से सो ऑन हमारी फिफ्थ नॉर्मल फॉर्म तक ये चलता है। तो टोटल 5 नॉर्मलाइजेशन फॉर्म्स होती हैं। तो हमारा यहाँ सिलेबस में जो सिर्फ थर्ड नॉर्मलाइजेशन फॉर्म तक जाएंगे तो ये जो स्टेप्स फॉलो करते हैं जैसे रिमूव रिपीटिंग ग्रुप्स, पार्शियल डिपेंडेंसीज, ट्रांजिटिव डिपेंडेंसीज, ये क्या होती हैं ये 1 बाय 1 हम नेक्स्ट टॉपिक्स में देखेंगे। तो नॉर्मलाइजेशन फॉर्म में जो हमारे पास इनिशियली टेबल आता है डाटाबेस के अंदर वो सबसे पहले अननॉर्मलाइज्ड होता है, यानी उसमें कोई ना कोई प्रॉब्लम्स, कोई ना कोई रिपीटिंग ग्रुप्स, कोई ना कोई रिपीटिंग वैल्यूज़, एटॉमिक वैल्यू नहीं होती, रिडंडेंसी होती है, इंटेग्रिटी नहीं होती, ये सारी प्रॉब्लम्स टेबल में मौजूद होती हैं। तो इसको रिमूव करने के लिए हम लोग नॉर्मलाइजेशन के प्रोसेस को फॉलो करते हैं। तो फर्स्ट नॉर्मलाइजेशन फॉर्म में जाने से पहले हमें एक छोटा सा टॉपिक समझना होगा जिसे हम लोग कहते हैं फंक्शनल डिपेंडेंसी। ये भी आपकी एक इम्पोर्टेंट डेफिनेशन है। फंक्शनल डिपेंडेंसी क्या होती है वो देख लेते हैं। फंक्शनल डिपेंडेंसी इज़ आ रिलेशनशिप बिटवीन एट्रीब्यूट्स। आपके एट्रीब्यूट्स के दरमियान जो रिलेशनशिप है उसे हम फंक्शनल डिपेंडेंसी कहते हैं। मतलब इसका ये है कि अगर एक एट्रीब्यूट की आपके पास वैल्यू मौजूद है तो उस एट्रीब्यूट की बेस पे आप क्या करते हैं, किसी दूसरे एट्रीब्यूट की वैल्यू निकाल सकते हैं। एक एट्रीब्यूट की वैल्यू आपको पता है तो ये पॉसिबल है कि आप किसी दूसरे एट्रीब्यूट की वैल्यू को अटेन कर सकें। फ़र्ज़ करें एक रिलेशन है स्टूडेंट का।
स्टूडेंट का रिलेशन है, इसके अगर हम लोग एग्जांपल लें तो इसमें आप देखें स्टूडेंट के रिलेशन में आपके पास है रजिस्ट्रेशन नंबर, आपके पास है स्टूडेंट नेम, फिर आपके पास है स्टूडेंट की क्लास। रजिस्ट्रेशन नंबर, स्टूडेंट नेम, क्लास एंड ईमेल। इफ़ अ वैल्यू ऑफ रजिस्ट्रेशन नंबर इज़ नाउन, इसमें देखिए अगर आपके पास रजिस्ट्रेशन नंबर की वैल्यू मौजूद है तो आपके पास ये पॉसिबल है कि आप स्टूडेंट के नेम को भी, स्टूडेंट का जो नेम है उसे भी आप लोग अटेन कर सकते हैं। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि अगर हमारे पास स्टूडेंट का रजिस्ट्रेशन नंबर है तो उसकी बेस पे हम लोग स्टूडेंट का नेम, क्लास और ईमेल देख सकते हैं। तो इससे हम इस तरह से हमें इसको हम इस तरह से कह सकते हैं कि आपका जो स्टूडेंट नेम है वो डिपेंडेंट है रजिस्ट्रेशन नंबर के ऊपर। फ़र्ज़ करें एक एट्रीब्यूट है बी और एक एट्रीब्यूट है ए, किसी रिलेशन के अंदर एक एट्रीब्यूट बी है और एक एट्रीब्यूट है ए। अगर आपको एट्रीब्यूट ए की वैल्यू मालूम है तो आप एट्रीब्यूट बी की वैल्यू भी फाइंड कर सकते हैं। तो स्टूडेंट और रजिस्ट्रेशन नंबर को हम लोग इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जैसे ये बुक में इसने लिखा हुआ है। इस तरह से हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि इसको हम अगर पढ़ें, अगर सेंटेंस में देखें तो ये पढ़ा जाएगा रजिस्ट्रेशन नंबर डिटरमाइंस स्टूडेंट नेम, या कहेंगे स्टूडेंट नेम इज़ फंक्शनली डिपेंडेंट ऑन रजिस्ट्रेशन नंबर, कि आपका जो स्टूडेंट नेम का एट्रीब्यूट है वो फंक्शनली डिपेंडेंट है आपके रजिस्ट्रेशन नंबर के ऊपर। और जो आपका लेफ़्ट साइड पे रजिस्ट्रेशन नंबर है इसको हम लोग कहते हैं डिटर्मिनेंट। ये है आपकी डिटर्मिनेंट वैल्यू। अगर मज़ीद इसको डिटेल में देखें तो अगर ए और बी दो एट्रीब्यूट हैं किसी भी रिलेशन आर के, तो बी इज़ फंक्शनली डिपेंडेंट ऑन ए इफ़ ईच वैल्यू ऑफ ए और हैज़ एग्जैक्टली वन एसोसिएटेड वैल्यू ऑफ बी इन आर। कहता है कि अगर ए और बी जो है वो दो एट्रीब्यूट्स हैं किसी रिलेशन आर के, तो बी जो है वो फंक्शनली डिपेंडेंट है ए के ऊपर अगर ए की ईच वैल्यू ऑफ ए की हर एक वैल्यू किसी एक बी की वैल्यू के साथ एसोसिएट हो, कि यानी कि ए जो एट्रीब्यूट है उसकी तमाम वैल्यूज़ जो हैं वो किसी न किसी बी की एक वैल्यू के साथ अटैच ज़रूर हों, तो इसे हम लोग कह सकते हैं फंक्शनली डिपेंडेंट। बी आपका फंक्शनली डिपेंडेंट है ए के ऊपर। इसको मिसाल के तौर पर नीचे वाले पैराग्राफ सारे में वो एक्सप्लेन कर रहा है कि अगर रजिस्ट्रेशन नंबर आपको मालूम है तो वो किसी न किसी एक स्टूडेंट के नेम के साथ अटैच ज़रूर होगा। आपके रजिस्ट्रेशन नंबर की वैल्यू किसी एक स्टूडेंट के साथ अटैच ज़रूर होगी, लेकिन आपका जो स्टूडेंट है वो डिफरेंट रजिस्ट्रेशन नंबर के साथ अटैच हो सकता है। मिसाल के तौर पर रजिस्ट्रेशन नंबर है 40, वो आपका रिलेटेड है एक स्टूडेंट नेम के साथ, ठीक है, और स्टूडेंट नेम है उस्मान, तो वो आपका मुख्तलिफ रजिस्ट्रेशन नंबर के साथ अटैच हो सकता है, क्योंकि अगर दो उस्मान है क्लास के अंदर, स्टूडेंट दो उस्मान के नेम के हैं, तो वो रजिस्ट्रेशन नंबर 40 और रजिस्ट्रेशन नंबर 50 के साथ अटैच हो सकते हैं। तो ये सारा का सारा आपका आता है जी फंक्शनल डिपेंडेंसी के अंदर। फंक्शनल डिपेंडेंसी क्लियर करने के बाद नेक्स्ट हम जो देखेंगे पेज नंबर 126 के ऊपर, 126 पेज के ऊपर, वो हम देखेंगे फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म। फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म क्या होती है, यहाँ से एक्चुअल हमारा टॉपिक जब वो शुरू हो रहा है फर्स्ट नॉर्मलाइजेशन फॉर्म के अंदर। इसमें हम लोग करते हैं कि अपने रिपीटिंग ग्रुप्स को ख़त्म करते हैं, अपने रिपीटिंग ग्रुप्स को ख़त्म करते हैं। रिपीटिंग ग्रुप्स हमारे पास क्या होते हैं कि हमारे पास एक ही एट्रीब्यूट के अंदर मल्टीपल वैल्यूज़ आ जाती हैं, हमारे एक ही एट्रीब्यूट के अंदर मल्टीपल वैल्यूज़ आ जाती हैं। हम लोग इसको रिमूव करते हैं, हम लोग एक रो के अंदर एक एटॉमिक वैल्यू को ही रखते हैं। हम लोग जो रो को है वो यूनिक रखते हैं, हमारे टेबल के अंदर कोई एक रो यूनिक होनी चाहिए, हमारे हर एक एट्रीब्यूट की वैल्यू एटॉमिक होनी चाहिए, हर एक रो के अंदर जो वैल्यू है वो एटॉमिक यानी एक ही वैल्यू होनी चाहिए, और जो रिपीटिंग वैल्यूज़ हैं उसको रिमूव होना चाहिए। अगर हम ये तमाम चीज़ें करते हैं तो हमारा जो टेबल है वो फर्स्ट नॉर्मलाइजेशन फॉर्म में आ जाएगा। यहाँ पे क्लास देखें, ये जो हमारे पास टेबल है, ये सारी जो हमने अभी डिस्कशन की है उसका ये एक टेबल के अंदर सारा जो सोल्यूशन है वो आने लगा। इसको ज़रा डिटेल से देख लें, ध्यान से देखिएगा कि ये जो हमारे पास टेबल है, ये टेबल, ये सारा का सारा जो टेबल है ये अननॉर्मलाइज्ड रिलेशन है। हमने यूज़र से रिक्वायरमेंट लेके सारा का सारा डाटा एक टेबल में पुट तो कर दिया है, लेकिन ये अननॉर्मलाइज है। किस तरह से
इसमें देखें कि अकाउंटेंट का जो नंबर है, अकाउंटेंट नंबर का जो एक एट्रीब्यूट है, कॉलम है, इसके अंदर आपका ये जो 35 नंबर अकाउंटेंट नंबर है, इसके आगे जो स्किल नंबर हैं वो तीन तरह की स्किल हैं इस अकाउंटेंट के पास। उस स्किल की 3 कैटेगरीज़ हैं। 3 कैटेगरीज़ के बाद उसके अंदर वो कह रहा है कि 3 ही उसके प्रोफिशेंसी नंबर हैं। हर एक स्किल है, हर एक स्किल की कैटेगरी है, हर एक कैटेगरी का एक प्रोफिशेंसी नंबर है। और आगे जाके देखें तो अकाउंटेंट नंबर 35 का जो तीनों स्किल्स हैं, तीनों कैटेगरीज़ हैं, तीनों प्रोफिशेंसी नंबर हैं और तीनों का एक ही अकाउंट एज है, एक ही उसका ग्रुप नंबर है, एक ही उसका लोकेशन है, एक ही उसका नाम है। तो ये आपके डाटा में ना एटॉमिक वैल्यू रही, ना आपकी कंसिस्टेंसी रही, ना आपकी इंटेग्रिटी रही। तो इस चीज़ को हमने रिमूव जब करेंगे तो हमारा टेबल फर्स्ट नॉर्मलाइजेशन फॉर्म के अंदर आ जाएगा। इसको हम ज़रा देखते हैं। नीचे वाला जो टेबल है इसको डिटेल से देखें तो देखें अकाउंट नंबर जो है वो 35 को उसने क्या कर दिया, 3 अलग अलग रोज़ में डिफ़ाइन कर दिया है। 3 अलग अलग रोज़ के अंदर उसको उसने एक्सप्लेन कर दिया है। अब 35 अकाउंटेंट नंबर जो है उसको उसने दे दिया है एक, उसकी जो स्किल नंबर है वो 113 को अलहदा कर दिया है, 179 को अलहदा कर दिया है, 204 को अलहदा कर दिया है। तो हर एक स्किल नंबर के आगे उसने उसकी जो कैटेगरी है सिस्टम्स, टैक्स एंड ऑडिट, ये अलहदा अलहदा उसको कर दिया। और उसके जो प्रोफिशेंसी नंबर थे वो भी आपके अलग अलग टपल के अंदर, अलग अलग रो के अंदर उसने कर दिए हैं। अब ये तीनों जो प्रोफिशेंसी, तीनों जो कैटेगरीज, तीनों जो स्किल नंबर थे उसने अलग 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 रो में किए हैं। तो आगे जाके देखें उनके जो अकाउंटेंट के नेम है दाऊद, दाऊद और दाऊद, यानी कि तीनों को अलग अलग जो टपल के अंदर उसने डिवाइड कर दिया है। उसकी एज, उसका ग्रुप नंबर, उसका जो सिटी है और उसका नाम जो है, ये सारी की सारी चीज़ें क्या की गई हैं, अलहदा अलहदा टपल के अंदर उसने एक्सप्लेन कर दी हैं। अब आपके क्या हुआ, रिपीटिंग ग्रुप्स जो थे वो ख़त्म हो गए। आपके जो यूनिकनेस थी प्राइमरी की वो भी बन गई, यूनिक की भी बन गई टेबल की। आपके जो एट्रीब्यूट या टपल के अंदर जो वैल्यूज़ थी वो अटॉमिक भी हो गई, यानी सिर्फ सिंगल वैल्यू है, इसके मल्टीपल वैल्यूज़ नहीं है, रिपीटिंग वैल्यूज़ नहीं हैं। तो आपने रिपीटिंग ग्रुप्स जो थे, जो स्किल नंबर का ग्रुप बना हुआ था, जो स्किल कैटेगरी का ग्रुप बना हुआ था, प्रोफिशेंसी नंबर का ग्रुप बना हुआ था, वो आपने रिमूव कर दिया है। ऊपर वाले टेबल में ये एक ग्रुप बना हुआ था, ये भी ग्रुप बना हुआ था, यानी कि आपका अकाउंट नंबर एक ही था, उसमें 3-3 स्किल नंबर, 3-3 कैटेगरीज, 3-3 प्रोफिशेंसी नंबर थे। तो इनको आपने रिमूव करके अलग अलग टप्पल के अंदर एक्सप्लेन कर दिया है। तो इस तरह से आपका जो ये टेबल है वो फर्स्ट नॉर्मलाइजेशन फॉर्म के अंदर आ गया है। आपने अपने डाटा में से जो प्रॉब्लम्स थी, जो रिडंडेंसीज थी, उसको ख़त्म किया है, उसकी इंटेग्रिटी को बरकरार रखा है और इन स्टेप्स को फॉलो करते हुए, रिपीटिंग ग्रुप्स को ख़त्म करते हुए आपने क्या किया है, अपनी फ़र्स्ट नॉर्मलाइजेशन फॉर्म को अटेन कर लिया है। उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ तक क्लास समझ आ गई होगी कि फ़र्स्ट नॉर्मलाइजेशन फॉर्म क्या होती है। नेक्स्ट हम सेकंड नॉर्मलाइजेशन फॉर्म और थर्ड नॉर्मलाइजेशन फॉर्म को देखेंगे। अनटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।